10 मार्च 2022 को तय हो जाएगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री इन 5 राज्यों में। अब से कुछ ही देर पहले चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि किस तरह से चुनावी प्रक्रिया इस साल होगी। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और काउंटिंग होगी 10 मार्च 2022 को। 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव हैं और ठीक 1 महीने बाद 10 मार्च को इन परिणामों की घोषणा की जाएगी। सभी राज्यों के परिणाम 10 मार्च को घोषित कर दिए जाएंगे और कुल मिलाकर 7 चरणों में चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि चुनाव इस बार होंगे, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव होंगे, लेकिन बाकी जो राज्य हैं उनमें से सिर्फ मणिपुर है जिसमें 2 चरणों में चुनाव होगा। तो 10 मार्च को 5 राज्यों में होगी काउंटिंग और इन 5 प्रदेशों का कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये इस साल 10 मार्च को तय हो जाएगा। तो बड़ी घोषणा करते हुए चुनाव आयोग कोशिश यही की जा रही है कि कोविड काल में, कोरोना काल में किस तरह से सारे प्रोटोकॉलों का, नियमों का पालन करते हुए चुनावों को कराया जाए। और इस चीज पर खास तौर पर ध्यान दिया है चुनाव आयोग ने। जब ऐलान कर रहे थे चुनावों की तारीखों का तो यह भी बताया कि किस तरह के कोविड प्रोटोकॉल होंगे जिन्हें इस बार सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पालन करना होगा। और उनमें से बड़ी बात यह है कि 15 जनवरी तक रोड शोज पर, पदयात्रा पर, बाइक रैली पर, साइकिल यात्रा पर, इन सभी पर रोक लगाई गई है, क्योंकि 15 जनवरी तक एक बार फिर से सिचुएशन को देखेंगे, किस तरह का माहौल है, कोरोना के नंबर कितने बढ़ रहे हैं देश में, और उसके बाद एक बार फिर से फैसला लेगा चुनाव आयोग। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इस साल 10 मार्च 2022 को आपको पता चलेगा कि इन 5 राज्यों का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 5 राज्यों में 7 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया है, चुनाव कराने का ऐलान किया है चुनाव आयोग ने। और 10 फरवरी से पहले चरण के साथ चुनाव जो है शुरू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले फेज के चुनाव होंगे, उसके बाद पंजाब, गोवा और उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश के साथ 14 फरवरी को दूसरे फेज में चुनाव देखेगा। और साथ ही उत्तर प्रदेश का तीसरा फेज होगा 20 फरवरी को। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी बने हुए हैं इस बड़ी कवरेज में। आप एबीपी न्यूज के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मैं सीधा रुख करना चाहूंगी रोमाना का, जो इस अपडेट से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हमें दे रही है। बिल्कुल प्रीति, देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान आखिरकार हो गया है। पिछली बार की तरह उत्तर प्रदेश में इस बार भी 7 चरणों में मतदान होगा। तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। अगर बात की जाए पंजाब की, उत्तराखंड की, गोवा की, इन तीनों राज्यों की सभी विधानसभा सीटों पर सिर्फ एक चरण 14 फरवरी की तारीख तय हुई है। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में मतदान होगा। 10 फरवरी पहला चरण और ये 7 चरण इसके बाद 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च। तो कुल मिलाकर ये 7 चरण उत्तर प्रदेश में। पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च और 7वां चरण 5 मार्च। तो कुल मिलाकर ये 7 चरण उत्तर प्रदेश में 7 फेजेस में, 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। शोभना, तो बिल्कुल जैसे कि रोमाना ने जानकारी दी, डेट्स आ चुकी हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और मणिपुर, उत्तर प्रदेश में 7 फेज में चुनाव होगा, मणिपुर में 2 फेज में चुनाव होगा, लेकिन पंजाब, गोवा और उत्तराखंड जिसमें 14 फरवरी को मतदान होगा। और जो तारीख नतीजों की है, जिसका सभी को इंतजार है, इन 5 राज्यों के चुनावों की तारीख जिसका नतीजे आएंगे वो 10 मार्च है। यानी 10 मार्च को नतीजों का दिन ये पता चल जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठा, जो राज्यों की जनता है उसने किसको वोट दिया, कौन जीता, कौन हारा। तो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 7 फेज में चुनाव होना है। 10 फरवरी को पहले फेज का मतदान होगा, 14 फरवरी को दूसरे फेज का, 20, 23, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च। और रुक करते हैं रूबिका का। रूबिका, रोमाना, शोभना, आप सबको बहुत सारी मुबारकबाद, क्योंकि हमारी मेहनत रंग लाई है। इन तारीखों के साथ जो सबसे बड़ी खबर है वो हमारे लिए खुश होने वाली खबर है कि हिंदुस्तान को उन रैलियों से बचा लिया, उस हॉटस्पॉट से बचा लिया। हम बार बार प्रार्थना करते रहे, हम गुहार लगाते रहे, हम निवेदन करते रहे और उस निवेदन का असर हुआ है, उस खबर का असर हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगा दी है। वो रैली फिजिकल तौर पर, बाइक पर, साइकिल पर, किसी भी तरह की फिजिकल रैली पर 15 जनवरी तक रोक लगाया है। हिंदुस्तान की जनता को इसकी मुबारकबाद, चुनाव आयोग को इसकी मुबारकबाद।
चुनावों का ऐलान हुआ है, इस पर पूरे देश की नजर थी, लेकिन एबीपी न्यूज की खास तौर पर नजर हिंदुस्तान की जनता की स्वास्थ्य और सेहत पर थी। और हम यही हाथ जो है ऊपर उठाकर दुआएं कर रहे थे कि चुनाव आयोग हमारी सुने, चुनाव आयोग के साथ साथ हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी सुने। और एबीपी न्यूज की खबर का, उस मुहिम का असर हुआ है। एक बार फिर से आप सबको बता दूं, अगर आज की सबसे बड़ी खबर, लोकतंत्र को बचाने की खबर अगर कोई है तो वो ये है कि हिंदुस्तान के चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक उन तमाम रैलियों पर, उन तमाम रोड शो पर, उन तमाम बाइक शोज पर, उन तमाम फिजिकल नेताओं के अपीयरेंस पर, उन रैलियों पर रोक लगा दी है। हमारे सारे खास सहयोगी और मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको यह बता दें कि शिरीन मेरी सहयोगी स्क्रीन के जरिए, यानी वो टच स्क्रीन के जरिए हमें बताएंगी, ग्राफिक्स के जरिए हमें बताएंगी कि आज हिंदुस्तान के इन 5 राज्यों में जो चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है वो किस हिसाब से हुआ है, किन किन चरणों में हुआ है और मतगणना होगी कब। शिरीन। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आप कह रही हैं ना, मुबारकबाद आप सबको दे रही हैं और जाहिर तौर पर आज ये बहुत बड़ा फैसला चुनाव आयोग का है, क्योंकि हमने वो कर दिखाया। हम लगातार ये अपील करते रहे कि रैलियों पर रोक लगाइए, क्योंकि जान ज्यादा जरूरी है इन चुनावी रैलियों से। और देखिए, हुआ वही, 15 जनवरी तक रोक लगा दी गई है और उम्मीद हम इस बात को लेकर भी करेंगे कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आगे भी ये फैसला इसी तरीके से जारी रहेगा। मैं आपको बताती हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश के साथ साथ, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, तो आखिर क्या तारीखें हैं, क्या कुछ गाइडलाइंस है। लेकिन उससे पहले हरीश रावत कुछ कह रहे हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। कांग्रेस ने हमेशा उसका पालन किया है, हम आगे भी पालन करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये सब चीजें यूनिफॉर्मली सभी पॉलिटिकल पार्टीज पर लागू होंगी। यहां बंगाल नहीं दोहराया जाएगा, क्योंकि बंगाल के अंदर जो रूलिंग पार्टी था दिल्ली में और जो शक्तिशाली लोग थे, उन्होंने सारे कोड ऑफ कंडक्ट को भी वायलेट किया और कोरोना प्रोटोकॉल को भी वायलेट किया। यदि उत्तराखंड में हम उम्मीद करते हैं और उत्तर प्रदेश इस फेज में हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन सख्ती से काम लेगा और सबसे इवन प्लेइंग फील्ड, मतलब सबको एक समान धरातल पर ट्रीट किया जाएगा। जो रोक लगाई है रैली पे या तो क्या कहा आपने, सुना हरीश रावत ने कि हम तो हर एक ऐलान का स्वागत करते हैं, हम एक डिसीजन का स्वागत करते हैं और हम यही अपील कर रहे थे। मेरी सहयोगी रोमाना इस्सार खान, मेरी सहयोगी शोभना, मेरी सहयोगी शिरीन इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और हम सबके चेहरे पर वो 2 इंच मुस्कान है, क्योंकि लगातार वो मेहनत थी, लगातार हम अपने अपने बुलेटिन के जरिए ये दुआ और ये प्रार्थना कर रहे थे कि रैलियों पर रोक लग जाए। जैनेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, आपके पास कोई बड़ी खबर आ रही है, पहले जानना चाहते हैं उस खबर के बारे में और उसके बाद डिटेल में कुछ और बातें। रोबिका, बड़ी खबर तो यही है कि चुनाव का ऐलान हो गया है और बड़े चेहरे अब एक के बाद एक हम एबीपी न्यूज पर लेकर आ रहे हैं। मैं चंडीगढ़ में हूं, पंजाब सरकार न्यूज पर लेकर आ रहे हैं। मैं चंडीगढ़ में हूं, पंजाब सरकार के मंत्री और पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार वेरका मेरे साथ है। पंजाब में 14 फरवरी को चुनाव है, बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ पर वेरका जी से रिएक्शन लेते हैं। एक चरण में चुनाव होगा, 14 तारीख को मतदान है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, दिल की धड़कनें तेज हो गई कि आज ऐलान के बाद। देखिए, धड़कनें तो बहुत पहले से तेज है और ऐसा लगता है कि 2022 में भी दोबारा सरकार बनाने की हमारी बारी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है और हम पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। इलेक्शन कमीशन की जो भी गाइडलाइन है उनका हम स्वागत करते हैं और हम अपना प्रचार प्रसार जो है सोशल मीडिया के थ्रू, मोबाइल के थ्रू और टीवी के थ्रू हम ये तमाम प्रचार करेंगे। और हम पंजाब की तमाम पार्टियों से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि बड़े इकट्ठ मत करें और लोगों की जान माल के साथ कोई भी सियासी पार्टी ना खेलें और उनकी जान के से बढ़कर और कोई है नहीं। और मुझे लगता है कि सब पार्टियों को मिलकर इलेक्शन कमीशन और कोविड गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए। साहब, अब तो चुनाव आयोग ने निर्देश दे दिया, ये आपको पालन करना ही करना है। अब तक चुनाव आयोग ने नहीं कहा था, तो हम देख रहे थे कि आपके भी जो प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू साहब बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे, मास्क वगैरह को लेकर के कोई परवाह नहीं दिख रही थी। आपको लगता है कि चुनाव आयोग को कहने की जरूरत पड़नी चाहिए थी पहले से ही, नहीं नेताओं को खुद से ये एहतियात बरतना चाहिए था? बिल्कुल, मुझे लगता है कि सबको इसके लिए ध्यान रखना चाहिए था और पहले से ही बहुत सी सजा भुगती है देश के लोगों ने और मुझे उम्मीद इस बात की है कि लोग अब अवेयर रहेंगे, अलर्ट रहेंगे।
इलेक्शन कमीशन की तमाम गाइडलाइन का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है और हम पूरी तरह उनका पालन करेंगे। मजे हुए नेता है आप, ये जो नई स्थिति आएगी, सिर्फ डोर टू डोर आप कर पाएंगे, बड़ी रैली नहीं, नुक्कड़ सभा नहीं, पदयात्रा नहीं, रैली नहीं, कैसे वोटर तक कैसे मैसेज देगी कांग्रेस अगर हम पंजाब की बात करें? जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम। पंजाब के लोग हमारे संग हैं और पंजाब के लोग हमारे काम को देखेंगे, पंजाब के लोग हमारी डेवलपमेंट को देखेंगे, पंजाब के लोग हमारे करैक्टर को देखेंगे। और मैं समझता हूं कि यहाँ कर्मों के होंगे नबेड़े, जात तेरी किसे नहीं पूछनी। आखिरी में तो देखा आपने, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग ने कहा है उन सभी गाइडलाइंस को मानेंगे, लेकिन हालांकि हम आपको बता दें कि किसी भी राजनीतिक दल ने यह नहीं कहा था कि हम चुनावी रैलियां रोकेंगे। जब चुनाव आयोग को डंडा भांजा कहा जाए चुनाव आयोग ने, तब ये माने। जगविंदर पटियाल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ऐतिहासिक फैसला चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया है, लेकिन ये जो रोक है ये 15 जनवरी तक है। जो सेकेंड फेज जब कोविड की आई थी और जो चुनावी रैलियों से कहर हुआ था, उसको रोकने के लिए इस कदम को ऐतिहासिक माना जाए? बिल्कुल माना जाएगा। और पंजाब में तो लगातार सभी पार्टियां भीड़ जुटा रही थी, तो उनके लिए कम से कम अगले एक हफ्ते के लिए तो डंडा है ही। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि 3-3 हजार केस रोज पंजाब में आ रहे हैं। कल भी 2700 नए केस आए हैं। जितनी बाहर से फ्लाइट आ रही हैं, आज भी 100 के करीब लोग और एयरपोर्ट पर ही पॉजिटिव आए हैं। मुझे ये लगता है कि इस आंकड़े को शोभना रिव्यू किया जाएगा और इस रिव्यू करने के बाद देखेंगे अगर सरकारें काम करेंगी और मान लीजिए कि आंकड़े कम होते हैं, वरना ये रोक आगे भी बढ़ सकती है। इस बात का साफ संकेत मिला है। लेकिन वैलेंटाइन डे पे पंजाब में वोट पड़ेंगे, वैलेंटाइन डे पे 14 फरवरी को, और 10 मार्च को नतीजा आएगा। ये बड़ी खबर है और पार्टियों के लिए बुरी खबर है। वर्चुअल प्रचार करने के लिए कहा गया है, ये बहुत अच्छी खबर है। और जितने भी रोड शो, पद यात्राएं और इन लोगों ने तमाम जो तामझाम क्रिएट करने की कोशिश की थी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगाकर बहुत बेहतरीन काम किया है। लोगों की सेहत को बचाने का, लोगों को बचाने का काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे नेता भी सबक लेंगे और अगर ये केस नहीं कम होते हैं तो ये रोक और आगे भी बढ़नी चाहिए। जगविंदर पटियाल हमें ये बता रहे हैं कि वो वैलेंटाइन डे है। अब इस वैलेंटाइन डे में कौन किससे मोहब्बत का इजहार करता है, वोटर किस पार्टी से मोहब्बत का इजहार करता है, ये पंजाब के लिए बड़ा दिन होने वाला है। लेकिन उसके बाद तारीख 10 मार्च की जब मतगणना होने वाली है, 7 चरणों में चुनाव होने वाले इन 5 राज्यों में 7 अलग अलग चरणों की तारीख जो है वो उत्तर प्रदेश की पहले मैं बता देना चाहती हूँ आपको। 10 तारीख, 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, फिर 3 मार्च को और 7 मार्च को, और 7 के बाद 3 दिन इंतजार। और समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर है अजय दुबे, मेरे सहयोगी, जरा उनका रुख करते हैं। अजय, चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद किस तरीके से लोग इस ऐलान को ले रहे हैं, आप पहले बात कीजिए और फिर खास मेहमानों से परिचय होगा। निश्चित ही जैसे ही ऐलान हुआ है, मैं सपा दफ्तर एक नज़र पहले आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो समर्थक हैं पहले से ही जुटे हुए थे और अब इंतजार है कि अखिलेश बाहर निकले, प्रतिक्रिया दे। तमाम समर्थक यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आज जो समाजवादी पार्टी के दूसरे संगठन के नेता है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एक ट्वीट है रूबी का, अभी ट्वीट हुआ है समाजवादी पार्टी के हैंडल से, और ट्वीट ही मैं देख रहा था। पांडे जी, आपसे अनुरोध है जरा ट्वीट दिखाइए। हमने 10 तारीख का जिक्र किया कि 10 मार्च को ऐलान होगा जो नतीजे होंगे उसका, और समाजवादी पार्टी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया कि 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं। तो ये ट्वीट करके समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष रखा। लेकिन अगले कुछ मिनटों में खुद अखिलेश यादव बाहर आएंगे, इस समय अपने कार्यालय के अंदर मौजूद हैं और जो ये तारीखें ऐलान हुई हैं, इन तारीख के ऐलानों को लेकर अपना पक्ष जाहिर करेंगे। रूबिका, हाँ भाई, लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और रोमाना भी हमारे साथ जुड़ गई है। रोमाना, साथ में प्रदीप जी भी इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और अभिजीत अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, मेहमानों का जुड़ने का सिलसिला लगातार एबीपी न्यूज पर शुरू हो गया है, क्योंकि ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में वोट पड़ेंगे। 10 फरवरी से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, 7 मार्च तक चलेगा और फिर 10 मार्च नतीजों का दिन। ऐसे में एक बार जरा सुनते हैं चुनाव आयोग की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कहा जा रहा है, जरा सुना देते हैं आप। Is there any election here? No. Everything is still rising. So we cannot say that Corona is only because of the elections. It can be anything. It is generally natural flow of the Corona. That's how it can be generated. So naturally we have taken consideration, like I told you that positivity rate we have taken into consideration, and still we have prepared our electors absolutely with the full vaccination this time. In earlier time they were not fully vaccinated. So we have ensured that the maximum person should be fully vaccinated, because the poll will be held in February,
and we have got the whole month of this particular month, so that the persons can be fully vaccinated, they can be absolutely taken care of, and otherwise the action will be taken strictly as per the SDMA, and we will ensure that that action should be taken. सर मैं प्रणव हूँ यूनिवर्सिटी यहाँ से मैम यहाँ से न्यूज़ 24 से केस बोल रहा हूँ। यहाँ पीछे सवाल ले लीजिए मैम, बहुत देर से हम लोग वेट कर रहे थे। कृपया एक महिला जर्नलिस्ट से ले लूं, वो बड़ी देर से पूछना चाह रही हैं। पूनम आप शुरू करें। महिला पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। इस मर्तबा शायद पहली बार मैं कमीशन की बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रही हूँ। आप लोगों ने जिस तरीके से अपराधीकरण के लिए बोला कि अपने उम्मीदवार को जानिए और ये भी बताइए कि आपने उस उम्मीदवार का चयन क्यों किया है। तो इसको लेकर आयोग कितना गंभीर है? क्या हम ये माने कि इस मर्तबा पारदर्शी चुनाव के साथ साथ ऐसे चुनाव पर भी आयोग का जोर है कि साफ सुथरे उम्मीदवार आए और पारदर्शी चुनाव हो? पूनम जी, आपने बहुत ही अच्छा यह सवाल उठाया और इसके लिए आयोग पूरी तरीके से सजग है, और इसीलिए हम लोगों ने ये इवन ऐप भी बनाया है, नो योर कैंडिडेट। यू कैन गो ऑन दैट ऐप, यू कैन फाइंड आउट what is the characteristic of a particular candidate, because ultimately it is the choice of a voter, but we would like to inform the voter about the candidates, and the party is also required to give on their web page, first home page, that why they have selected that particular person, and by ignoring तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग की तरफ से इसी बात को दोहराया जा रहा है कि वोट और वोटर दोनों की सुरक्षा की पूरी ताकीद जो चुनाव आयोग ने कर ली है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होगा और अब धीरे धीरे कर जिस तरीके से तस्वीर साफ हो रही है, शुरुआत प्रदीप जी उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होगी। सर इसे किस तरीके से देखा जाए? नहीं, आप देखिए रोमाना जी, तो पिछले 3 चुनावों से यही हो रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होता है। एक तो लॉजिस्टिक की दृष्टि से होता है कि दिल्ली से फोर्सेज चलेंगी तो पहले वेस्टर्न यूपी, उसके बाद सेंट्रल यूपी, फिर ईस्ट यूपी पहुंचती है। एक तो बात वो है। दूसरी बात मैं जो कह रहा हूं कि देखिए, कोरोना ने हमको जीवन के सभी पक्षों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिखाया। अब चुनाव में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का मौका आया है और ये बहुत बड़ा अवसर है। प्रदीप जी रोक रही हूं, अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन आ गया है। किसान के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया, इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है और 10 तारीख के बाद जो समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि यहाँ के गरीबों का, यहाँ के लोगों का 300 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं आएगा, शून्य उनका बिल होगा। साथ ही साथ आगे पढ़ाई करने वाले नौजवानों को लैपटॉप भी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी ने मन बना लिया, अभी ट्वीट भी हो गया है, उस पर लगातार वो ट्रेंड भी कर रहा है। 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश। ये तो वर्कर्स और जनता तय कर रही है कि किस तरीके से वो ले रहे हैं इस बात को। जहाँ तक ट्रेंड का मामला है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर रही थी। इतने दिनों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है। इन्होंने लगातार सरकार में बैठ कर के अधिकारियों के माध्यम से लोगों को सताया है, लोगों पे मुकदमे लगे हैं। यहाँ के पंचायत के चुनाव जिस समय देखे थे, उस समय क्या नहीं किया सरकार ने। इनके अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बन गए थे, जो चुनाव लड़ने वाले थे उनके पर्चे छीनने गए। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से गरीब माताओं बहनें जो फॉर्म भरना चाहती थी उनके कपड़े फाड़ दिए गए, साड़ी छीन ली गई। कोविड के समय पर देखा है लोगों ने कि किस तरीके से उनके परिवार के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, बिस्तर नहीं मिला। अब भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। इन्हीं तारीखों के लिए जनता इंतज़ार कर रही थी, किसान इंतज़ार कर रहा था, व्यापारी इंतज़ार कर रहा था, नौजवान इंतज़ार कर रहा था। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। तो चुनाव के शुरू होने में लगभग सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है, लेकिन उस समय कोविड आ गया है, जिसके चलते 15 जनवरी तक सभी तरह की रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई। खाली 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। साथ में ये भी कहा गया है कि ऑनलाइन और वर्चुअल को भी प्रोत्साहन किया जाए। 15 जनवरी तक किस तरह से देखते हैं, जो क्योंकि समाजवादी के भी कई प्लान थे रथ यात्रा। इलेक्शन कमीशन ने जो शर्तें रखी उनका शर्तों का पालन होगा और अगर वो डोर टू डोर कम लोगों के साथ
और जो नियम बने उनका पालन करते हुए प्रचार करना होगा तो प्रचार करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन को सख्ती सरकार के लिए रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार यहाँ पर मनमानी करेगी। पिछले चुनाव में भी मैंने देखा कि किसी भी नियम को इस सरकार ने नहीं माना। इसलिए इलेक्शन कमीशन कम से कम ये निगरानी रखे कि सरकार में बैठे लोग उनके नियमों का पालन करें। सर, एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। आज आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये पूछा गया कि अगर वर्चुअल के लिए, जैसे अभी 15 तक है, उसके बाद भी अगर वर्चुअल के लिए कह दिया जाता है कि वर्चुअल रैलीज करनी है, तो आप किस तरह से देखते हैं? आपने ये कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन से डिमांड करेंगे फंड की, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोविड के समय पर इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन कमीशन भी तमाम नियमों को और तमाम नियम बनाए हैं। मेडिकल ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट और अन्य जगह पर मेडिकल ऑफिसर भी नोडल ऑफिसर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आशंका इस बात की भी है कि कोविड होगा या कोविड फैलेगा, और अगर वर्चुअल रैली के लिए हम जाएंगे तो उन पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्चुअल रैली के लिए तमाम चीज़ें नहीं है, तो आखिरकार वो कैसे करेंगे? इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को कुछ तो सहयोग करना चाहिए, चाहे वो चैनल के माध्यम से विपक्ष के लोगों को समय ज़्यादा दें, फ्री में समय मिले। ये अगर इलेक्शन कमीशन चिन्हित करता है, निश्चित करता है, तो वर्चुअल रैली या वर्चुअल कार्यक्रम या पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात जनता तक पहुंचाने चाहेंगे तो ये कामयाब रहेंगे। तो लेकिन ऐसा क्यों किया जाए? क्योंकि वर्चुअल का सहारा अगर बीजेपी भी लेगी, सारी पार्टीज लेगी, तो बाकी लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों उनको फंड की जरूरत पड़ेगी? मैं ये चाहता हूँ कि सभी पार्टियों को मौका मिले और इलेक्शन कमीशन ये कहे कि लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बराबर से देखना चाहिए। मतलब बीजेपी पहले से इसमें मजबूत। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, अपने दावे अपने वादे, लेकिन सवाल यही जो 10 मार्च को जिसका जवाब मिलेगा कि जीत की होली कौन खेलेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं लाल का इंकलाब होगा, यूपी में बदलाव होगा, और उधर योगी आदित्यनाथ ट्वीट कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार आएगी। अवनीजेश अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए अवनीजेश जी, अब चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, नतीजों का दिन भी मुकर्रर हो चुका है, अपने अपने दावे, अपने अपने वादे अगले कुछ 2 महीने तक हम सुनेंगे। मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो वर्चुअल रैली की बात की जा रही है ग्रामीण इलाकों में जहां इंटरनेट की उतनी पहुंच नहीं है, क्या नफा क्या नुकसान इन राजनीतिक दलों के लिए आप देख रहे हैं? देखिए शोभना जी, एक बात है, यह अवसर पहली बार आया है कि ऐसी महामारी है जिसमें रैली नहीं होनी चाहिए। इसमें लगभग सभी सहमत हैं। अपने आप कुछ ना कुछ उसका परिणाम वो भी निकलेगा, परिणाम भी निकलेगा, उसका कोई ना कोई तरीका निकलेगा। बहुत छोटे छोटे समूहों में घर घर जाकर के भी प्रचार हो सकता है। जान को और स्वास्थ्य को खतरे में डाल करके चुनाव लड़वाना चुनाव आयोग द्वारा ये संभव नहीं था, और बहुत अच्छा चुनाव आयोग ने ये कहा है। और अभी भी ऐसा है कि 15 जनवरी तक उन्होंने रोक लगाई है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि उसके बाद हम देखेंगे, रिव्यू करेंगे सिचुएशन कि आंकड़े किस तरीके से बढ़ते हैं या स्टेबल रहते हैं, तो उसके बाद शायद अगर ऐसा हो तो शायद बहुत छोटी सभाओं की अनुमति मिल सके। मुझे लगता है कि ये बहुत ही सही कदम उठाया है चुनाव आयोग ने। तो अवनीजेश अवस्थी जी को इस वक्त आप सुन रहे थे। अवनीजेश अवस्थी ये कह रहे हैं कि एक बढ़िया कदम है, हालांकि हम तो ये प्रार्थना कर रहे थे कि आप लोगों को पहले ही मान जाना चाहिए था। आप देखिए पंकज झा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। पंकज, आप तो लखनऊ में हैं, वहाँ की आबो हवा इन चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद बदली कि नहीं बदली? जी हाँ, बिल्कुल बदली हुई है। लेकिन रूबिका, अभी जो अखिलेश यादव एक बात कह रहे थे उसकी तरफ हमें जाना चाहिए, क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी होना चाहिए चुनाव प्रचार का। जो नए नियम आए हैं, आप जरा एक तरफ सोचिए कि मायावती ने तो अभी तक अपना इलेक्शन कैंपेन भी नहीं शुरू किया है। वो इस बात का इंतजार कर रही थी कि उनकी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, उसमें भीड़ जुटाई जाती है, और उनका जो तबका है, जो दलित तबका कहा जाता है, उनका वोटर जो कहा जाता है, उनका वोट बैंक कहा जाता है, उनके पास उस तरह के संसाधन नहीं है, ना उस तरह की तैयारी है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह बात कह दिया है कि अगर जो आज चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है, कोरोना के फैलते हुए केसेज को देखते हुए बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। बीजेपी की तैयारी उस हिसाब से बहुत पहले से ही चल रही है, और हमने ही सबसे पहले ये खबर बताई थी कि कैसे बीजेपी अपनी एलईडी पॉइंट से लेकर वर्चुअल रैलियों की तैयारी यूपी के चुनाव प्रचार के लिए नहीं, 5 राज्यों के लिए कर चुकी है। इसमें दूसरी पार्टियां कमजोर दिखती है। छोटी छोटी पार्टियों के भविष्य का क्या होगा, क्योंकि जो नए गाइडलाइन आए हैं उसमें ऐसी पार्टियों के लिए गुंजाइश थोड़ी सी कम दिख रही है कि वो अपना चुनाव प्रचार कैसे करेंगे।
महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं पंकज। तो आज की सबसे बड़ी खबर चुनाव की तारीखों का ऐलान, मतगणना मतलब नतीजों का दिन 10 मार्च को पता चल जाएगा पांचों चुनावी राज्यों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी आएगी सरकार। लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर आज जो सामने निकल कर आई है वो मुहिम जो आपका चैनल एबीपी न्यूज चला रहा था कि जान से खिलवाड़ बंद होना चाहिए, रैलियां बंद करो। आखिरकार एबीपी न्यूज की मुहिम रंग लाई और चुनाव आयोग की तरफ से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जिक्र किया गया कि मीडिया मित्र है। मीडिया की भूमिका को सराहा चुनाव आयोग ने और चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है, न सिर्फ बड़ी बड़ी सभाओं, बड़ी बड़ी चुनावी रैलियों पर, बल्कि पदयात्राओं पर, साइकिल रैली पर, किसी भी तरीके की वाहन रैली पर, यहां तक कि नुक्कड़ सभाओं से लेकर विजय जुलूस तक सब पर चुनाव आयोग की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है। फिलहाल 15 जनवरी तक यह पाबंदी लगाई गई है और चुनाव आयोग की तरफ से यह भी कहा गया है क्योंकि सिचुएशन बहुत डायनामिक है। ऐसे में जिस बात की फिक्र यहां पर पंकज जता रहे थे, प्रदीप जी आपको क्या लगता है कि आगे स्थिति के हिसाब से कुछ बदलाव भी इस फैसले में हो सकता है? बिल्कुल, देखिए अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय है कोरोना को लेकर। कोई कह रहा है जनवरी में 15-20 तक पीक कर जाएगा, उसके बाद घटना शुरू होगा। तो इन सब चीजों को कंसीडर किया है चुनाव आयोग और ये नहीं मान लिया है कि यही स्टेटिक सिचुएशन है, यही स्थिति बनी रहेगी अगले 2 महीने। तो जैसे जैसे बदलाव आएगा, जो एक्सपर्ट्स का फीडबैक मिलेगा, जिस तरह के केस की जो पॉजिटिविटी रेट जिस तरह का आएगा, उसको देखते हुए रिलैक्सेशन देना है या नहीं देना है ये चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो हो रहा है ना, ये एक तरह से बाय डिफॉल्ट बड़ी अच्छी चीज ये हो रही है कि चुनाव का खर्चा कम होने का। कम रैलियां मतलब कम खर्चे, कम रोड शो मतलब कम खर्चे, कम समय में ज्यादा जो संवैधानिक व्यवस्था है। चुनाव के खर्च की सीमा तो बढ़ा दी है चुनाव आयोग ने। इसके बावजूद आप देखिए तो इसलिए किसी को बेईमानी शायद ना करनी पड़े। ईमानदारी से जो चुनाव आयोग की खर्च की सीमा है उसमें आप उतना खर्च करके चुनाव लड़ सकते हैं। तो काले धन का उपयोग घटने का मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घट जाएगा या खत्म हो जाएगा, उसकी शुरुआत हो सकती है। हम टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके इन खर्चों को बचा सकते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। उससे जो है, और जो पंकज जी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे, देखिए बात तो बिल्कुल सही है सैद्धांतिक रूप से, लेकिन होता यही है जो ज्यादा समर्थ है उसके साथ जो कम सामर्थ्य वाला है वो कभी लेवल प्लेइंग फील्ड बना नहीं पाता है। तो चुनाव आयोग की भी एक सीमा होगी। चुनाव आयोग भी एक सीमा के बाद जो है, अब अगर किसी को समय दे तो कितना दे, तो देगा तो वो जो आपकी विधानसभा में संख्या है उसके अनुसार। बिल्कुल प्रदीप जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं और जैसा कि पंकज झा भी कह रहे हैं कि भाई सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है, लेकिन 10 बड़ी बातें आज जो चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ है, 10 मार्च जो मुकर्रर हुआ है दिन नतीजों का, तो वो आप समझिए चुनाव ऐलान की खास बातें। ये खास तौर पे ग्राफिक्स हमने आपके लिए तैयार किया है। 15 जनवरी तक रैलियों पर, रोड शो पर, नुक्कड़ सभा पर, हर तरह की जो फिजिकल रैलीज हैं उस पर रोक चुनाव आयोग ने लगा दी है। जीत के बाद विजय जुलूस पर भी रोक लगा दी है। यानी जो दूसरी लहर कोरोना की आई थी उससे बड़ी सीख ली गई है। हेट स्पीच और फेक न्यूज पर कड़ी नजर चुनाव आयोग रखेगा। पार्टियों को यह बताना होगा कि उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया गया है। आपराधिक अगर कोई भूमिका है तो वो भी जानकारी देनी होगी। 80+ दिव्यांग और कोविड मरीजों के लिए पोस्टल बैलेट का इंतजाम किया गया है। किसी को अगर चुनावी बूथ तक पहुंचना है तो उसकी जानकारी आप अपने इलाके को डीएम को दीजिए। चुनाव आयोग के द्वारा वो इंतजाम भी किया जाएगा। सुविधा ऐप के जरिए नामांकन भर सकते हैं उम्मीदवार, ये सुविधा पहली बार दी गई है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा, यानी कोविड को देखते हुए बड़े इंतजाम किए गए हैं। 1620 मतदान केंद्रों पर सिर्फ महिला कर्मचारियों को पोस्ट किया जाएगा। तो ये जो बड़े एहतियाती कदम भी उठाए गए हैं, एक बूथ पर 1250 से ज्यादा वोटर नहीं, ये संख्या कम की गई है। 900 ऑब्जर्वर्स चुनाव पर नजर रखेंगे और सभी वैक्सीनेटेड होंगे, उनको बूस्टर डोज लगाई जाएगी। तो तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा। जिस तरीके से तीसरी लहर कोरोना की अपना कहर ढा रही है, तो ये तमाम वो एहतियाती कदम, वो तमाम 10 बड़ी बातें हमने आपको बताई। रूबिका का मैं रुख करना चाहूंगी। रूबिका, ये ऐतिहासिक फैसला है कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए।
चुनाव आचार संहिता लागू होते ही अब पोस्टर्स बैनर्स हटाने का काम शुरू हो चुका है। मेरे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख करते हैं क्योंकि वो वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां पर ये कार्रवाई हो रही है। सीधा रुख करते हैं उस इलाके का जहां पर पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं। अच्छा, वहां की तस्वीरों को हम दिखाएं उससे पहले ये बता दूं कि जो मेहमान अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनमें अभय दुबे जी अभी अभी स्टूडियो में हमारे साथ है। अभय जी, हम अपने रिपोर्टर की वो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाएं। लगाने के बाद में इस तरह की होर्डिंग अवैध हो जाती है, इसलिए इनको यहाँ से तुरंत निकालने का काम शुरू कर दिया गया है और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इस पूरे रास्ते पर आगे समाजवादी पार्टी का प्रदेश मुख्यालय है, वहाँ पर भी ये टीमें थोड़ी देर में पहुँचेंगी और एक के बाद एक जो भी प्रचार सामग्री है चाहे वो किसी भी पार्टी की हो उसको निकाला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रजेश पाठक की कई सारी होर्डिंग लगाई गई हैं जहाँ उनको निकाला जा रहा है। और ये देखिए, ये एक बड़ी सी होर्डिंग लेकर के और ये नगर निगम का जो दस्ता है वो तुरंत प्रभावी हो गया है और इस वक्त सारी होर्डिंग को एक ट्रक में रख करके यहाँ से ले जाया जा रहा है और पूरा जो रास्ता है वहाँ पर ये कार्रवाई जारी रहेगी। और आप देख सकते हैं तस्वीरें, ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री हैं उनके घर के ठीक बाहर से ये होर्डिंग निकाली जा रही है और ये दस्ता पूरे शहर के अलग अलग इलाकों में जहां पर भी इस तरह की होर्डिंग लगाई गई है उनको निकालने का काम करेगा। पूरा का पूरा ट्रक साथ में चल रहा है और मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा कि ट्रक के भीतर की भी तस्वीरें दिखाएं क्योंकि उसके भीतर बहुत सारे होर्डिंग्स लगाए जो गए थे रास्ते में, उनको निकाल करके यहाँ पर भरा जा रहा है और तुरंत बहुत तेज एक्शन शुरू हुआ है। अभी थोड़ी ही देर पहले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। 5 राज्यों में चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होगा जिसकी घोषणा कुछ देर पहले हुई है और उसके तत्काल बाद से आचार संहिता लागू हो गई और उसके बाद जो प्रचार सामग्री है वो सारे दलों की निकाल करके हटाई जा रही है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट को आप देख रहे थे। आचार संहिता लागू हुई और वहां पोस्टर्स और बैनर्स निकालने का काम शुरू हो गया और यहाँ मेरे साथ दिबांग भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ में अभय दुबे जी भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभय जी, कोरोना काल को देखते हुए और ये जो महामारी चल रही है उसे देखते हुए 7 चरण कुछ ज्यादा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा तो मानना ये है कि चुनाव को इस वक्त आज की स्थिति में अगर थोड़ा फैला के किया जाए तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। चुनाव मुख्य तौर पर स्वास्थ्य, जनता के स्वास्थ्य की, कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य की, नेताओं के स्वास्थ्य की, मतदाताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए होने चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि चुनाव आयोग को बहुत पहले ही, थोड़ा देर भी कर दी है मैं ये कहूँगा, चुनाव आयोग को पहले ही जो महामारी की परिस्थितियाँ हैं उसके अंदर चुनावी मुहिम कैसे चलाई जाए इसका कोई एक मॉडल बनाना चाहिए था और उस मॉडल के ऊपर जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ चर्चा भी कर लेनी चाहिए थी ताकि एक सहमति बन जाती और राजनीतिक दल बहुत ही बिना कोई जोर दबाव के पहले से ही उस पूरी आचार संहिता का पालन करना शुरू कर देते। बहरहाल जो भी है, देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं। अब देखिए इन कदमों का 15 तारीख के बाद वो क्या आकलन करते हैं। आप हिंदुस्तान के इस लोकतंत्र की खूबसूरती को आप देखिए। आप खड़गे साहब कुछ कह रहे हैं, जरा उनको सुन लेते हैं और उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करेंगे। I can't say my own election, 12 others elections, some 20-25 elections in my states and in other states also as a in charge. But the fault of, no fault of the Punjab government, if you blame them and just for your political purpose you defame them, it is not fair. जुड़े हुए हैं खड़गे साहब जो है वो चुनावी बातों से ज़्यादा चुनाव और राजनीति पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। खैर, दिबांग भी जुड़ चुके हैं। शिरीन मेरी सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं। शिरीन, लगातार एबीपी न्यूज़ की तरफ से ये मुहिम तो चलाई जा रही थी, उसका रंग देखने को मिल रहा है। 15 जनवरी तक रोक है, इसके बाद भी हो सकता है कि आकलन किया जाए और फिर और रैलियों पर बैन लगा दिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोरोना किस तरह से क्या नया रुख अपनाता है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, हम सख्ती ज़रूर कर सकते हैं। हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि नए नियमों के तहत हम उसे बढ़ने से रोकें, क्योंकि मामले यही कह रहे हैं और इसी को लेकर एबीपी न्यूज़ लगातार यही अपील कर रहा था और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि चलिए देर आए दुरुस्त आए। कम से कम चुनाव आयोग ने सुनी तो सही और 15 जनवरी तक ही सही ये रोक लगाई गई है। उम्मीद है कि अगर यही सिचुएशन बनी रही तो इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। दिबांग, आपके पास मैं आना चाहती हूँ क्योंकि हम लगातार यही कह रहे थे, हम सर्वे के दौरान भी यही कह रहे थे कि बहुत जरूरी है, जान से ज्यादा तो कुछ नहीं ना, चुनावी रैलियां तो नहीं हो सकती।
जी हाँ, बिल्कुल सही बात है अगर आप इस तरीके से देखें, पर आप ये भी देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने रोक ज़रूर लगा दी है, पर रोक लगाने से ही काम पूरा नहीं हो जाता। चुनाव आयोग का काम है चुनाव करवाना, और मुझे लगता है, मुझे खेद है कि चुनाव आयोग अपने काम में सफल रहा। आप रैली पर रोक लगा दीजिए, पर आप किस तरीके से कैंडिडेट अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे, इसको सुनिश्चित करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आपको इसका इंतजाम करना चाहिए था कि जगह जगह, और ये बहुत आसानी से हो जाता है, आप एलईडी स्क्रीन्स लगवाते, आप स्क्रीन्स खरीदते, आप स्क्रीन्स हायर पर लेते, उस काम में चुनाव आयोग पीछे रहा। चुनाव आयोग, क्योंकि ये ऐसा समय है जो सामान्य काल नहीं है, ये बहुत ऐसे दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है जब आपको असामान्य स्टेप्स लेने पड़ेंगे। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि सभी को ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता। आप एलईडी स्क्रीन्स लेते, आप वर्चुअल रैली किस तरह से की जा सकती है वो सुनिश्चित करवाते। एक बहुत नए किस्म की बात होती, दुनिया भर में एक नए किस्म की शुरुआत होती, जिसमें ये जो कहा जाता है कि भाई सबको बराबर का मौका नहीं मिलता, वो सबको बराबर का मौका मिल जाता। वो लोग जो कभी चुनाव नहीं लड़ने की सोच भी नहीं सकते थे, वो भी चुनाव लड़ते, अगर चुनाव आयोग प्रोएक्टिव होकर ये सोचते हुए कि रैली पर रोक लगेगी, आप कुछ उसका इंतजाम भी करते। सिर्फ रैली पर रोक लगा देना तो बहुत आसान सी बात है, वो तो हम लोग भी लगातार कह रहे थे। आप ये देखिए, वहां श्रावस्ती है, बलरामपुर है, वो जिले हैं जहां 70% से ज्यादा पॉवर्टी है। कैसे आप उसको सुनिश्चित करेंगे, कैसे राजनीतिक दल सुनिश्चित करेंगे? उस दल के पास जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा वो ये करवा सकता है। चुनाव आयोग को इस बात का इंतजाम करना चाहिए था कि आपके पास पैसा हो न हो, आपकी बात जनता तक पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी उसका इंतजाम चुनाव आयोग को सोचकर करना चाहिए था। थोड़ी सी भी किसी भी एक्सपर्ट से बात कर लेते तो इजीली कर सकते थे, पैसे की कमी नहीं है। जी पंकजा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप भी जानते हैं कि अब चुनाव आयोग ने कह दिया है कि भाई 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन ये जो चुनावी पार्टियां हैं ये चोर दरवाजा खोज ही लेती हैं। इस पर रोक लगाने के लिए, इस पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग को मुझे लगता है बेहद तीखी नजर रखनी पड़ेगी। आयोग का जो भी फैसला आया है, चाहे जो कहा गया कि ऐप पर आपको किसी भी तरह की शिकायत हो, आप ऐप पर आप डाउनलोड करके कर सकते हैं और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जहां तक रही बात की डोर टू डोर कैंपेन की 5 लोगों की, कई बार इस तरह के आरोप लगते हैं कि राज्य में जिस पार्टी की सत्ता होती है उसको कुछ सहूलियत मिल जाती है। तो चुनाव आयोग को इन सारी बातों पर ध्यान देना होगा कि कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसकी तरफ हमने सबसे पहले इशारा किया था शोभना, जिस बात की चर्चा और जिक्र देवांग कर रहे थे कि लोकतंत्र में जब सबको बराबर का हक मिलता है तो चुनाव आयोग ने कुछ और फैसले जो हैं वो पहले उसके लिए होमवर्क कर लिया होता। जो चुनाव प्रचार करने के नए तरीकों की बात कही जा रही है उसमें कई छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय दल या जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार होते हैं जो सीरियसली चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए अभी से ये चुनाव लड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अजीज खान साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन अवनीजेश अवस्थी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अवनीजेश जी, 30 सेकंड में आपको देती हूँ, आप अपनी बात रखिए और उसके बाद खान साहब आपका रुख होगा। रुबिका जी, लगातार आपने ये मुहिम भी चलाई, अभियान चलाया कि ये रैलियों में भीड़ इकट्ठी ना हो, और अब जब ये रैलियों पर पाबंदी लग गई है तो अब लोग कहने लगे लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। पहले से चुनाव आयोग को तैयारी करनी चाहिए थी, एलईडी स्क्रीन लगाने चाहिए थे, जिसने करना था वो करे ना। चुनाव आयोग, फिर तो फंडिंग करनी चाहिए चुनाव आयोग को, जितना पैसा लगता है वो चुनाव आयोग दे। कि गरीब आदमी नहीं लड़ सकता, ये तो सच है कि गरीब आदमी चुनाव आज भी नहीं लड़ सकता, एलईडी ना भी हो तो भी नहीं लड़ सकता, रैली हो तो भी नहीं लड़ सकता, तब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता क्या? ये सब बहानेबाजी है। बात यह है कि सब लोग चुनाव आयोग के इस निर्देश का पालन करेंगे कि नहीं, एक बात। दूसरी बात, अगर चुनाव आयोग ने सभी दलों की मीटिंग बुलाई थी उसमें कहा जाना चाहिए था ना कि आप रैली पर अगर लगाएंगे तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड का बात करेंगे, तो वहां पर आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि हर घर के सामने या हर गली में एक एलईडी वो लगेगा ताकि लोग घर पे बैठ करके, घर के अंदर बैठ करके देख सकें। ये सब बात नहीं है। जितना संभव है चुनाव आयोग के लिए किया है और उसका मुझे लगता है स्वागत करना चाहिए। ओके, अजीज खान साहब, अभी कुछ देर पहले आपके मुखिया आए, आपके नेता आए और उन्होंने अपना मैनिफेस्टो का कुछ हिस्सा पढ़ के सुना दिया कि भाई, और आपकी समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल की तरफ से बाकायदा 10 तारीख का ऐलान भी कर दिया है। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, उसमें आप तो शामिल नहीं थे ट्वीट बनाने में। देखिए रुबिका जी, ये वाकई में आज के दिन जो ये इतिहास रचा गया है, क्योंकि मुक्ति मिल रही है। आज आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से किसान जो है थप्पड़ मार रहा है, विधायकों को थप्पड़ मार रहा है, तो नो डाउट कि लोगों को मुक्ति मिलने जा रही है।
और जो अभी बात अग्निवेश जी कह रहे थे कि साहब आप कह रहे हैं, अरे तो अभी हम भी तो कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है, लोग कहेंगे, लोकतंत्र है। और अगर कोई भी चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से अगर होना है तो लेवल बराबर का होना चाहिए। आज बीजेपी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े स्तर पे है, उसके पास पैसा है, उसके पास ताकत है, उसके पास सत्ता है, जाहिर सी बात है उसका दुरुपयोग करेगी। और इसका दुरुपयोग आखिर इलेक्शन कमीशन कैसे रोकेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और वो सवाल हमेशा रहेगा। इसके लिए इंतजाम करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा, देखिए डिजिटल क्रांति आई है और डिजिटल के माध्यम से चुनाव हो, हम स्वागत करते हैं उसका, नो डाउट। कोविड है और कोविड प्रोटोकॉल पूरा फॉलो करना चाहिए। प्लीज अचानक ये बात मत कहिए ना, लेकिन शर्त इस खान साहब ऐसे मत कीजिए ना। 15 जनवरी की रोक लगाने से पहले आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे घर से निकले ही नहीं है। आपकी विजय रथ यात्रा का हिस्सा तो वहां पे मैं भी गई थी कवर करने के लिए, पंकज झा भी गए थे कवर करने के लिए। आपने वो लेवल प्लेइंग फील्ड, वाकई आज की तारीख में आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर अभी पोस्टर आप देख रहे थे, ये 10 तारीख का ऐलान हुआ नहीं कि बड़े बड़े पोस्टर्स खान साहब आपकी तरफ से तैयार। केशव मौर्य क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम, जरा सुनिए आप। उत्तर प्रदेश के देश वो पहले चरण का उत्तर प्रदेश के अंदर मतदान होगा और 7 मार्च को जो अंतिम चरण है उसका मतदान होगा। 10 मार्च को मतों की गिनती होगी और नई सरकार बनेगी। मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाने का काम करेगी। नहीं, हम माननीय जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देश दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी उसका पालन करेगी और जिस भी प्रकार से कहीं होगा, एक्चुअल होगा, जो जब बताया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार से चुनाव प्रचार की दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से मजबूत तैयारी करके रखी है। देखिए, जो भी मैंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं, हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के नाते हमारी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हम निर्वाचन आयोग के हर निर्देश का पालन करेंगे और उस पालन के अनुसार हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। एक जने क्या अखिलेश यादव ने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि चुनाव आयोग को बीजेपी के हेट स्पीच पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बेचैन हैं, उनकी पराजय सुनिश्चित है। इस बार वो लगातार चौथी हार का सामना करने के लिए तैयार बैठे हैं और जो उनकी स्थिति 2017 में थी, वह स्थिति भी अगर वो बचा लेंगे तो मैं समझता हूं कि वह उनकी बड़ी उपलब्धि होगी। 15 जनवरी का जो रोक है, जबकि बीजेपी ने ये कहा था कि पूर्वांचल से शुरू किया जाए, पर चुनाव तो नहीं, बीजेपी ने कुछ नहीं कहा था। हमने कहा था निर्वाचन आयोग जो भी निर्देश देगा, हम उस निर्देश के अनुसार जो तिथियां घोषित करेगा, जहां से चुनाव शुरू करेगा, हम पूरब से हो, पश्चिम से हो, मध्य से हो, हम हर प्रकार की से तैयारी करके रखे। एक और हमारे सहयोगी एक सवाल पूछ रहे थे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस का वक्त हो चला है और ये बता दूं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। शोभना, रोमाना, शिरीन और बाकी तमाम मेहमान, आप ट्विटर पर जाइए और हिंदुस्तान में ट्रेंड क्या कर रहा है अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है हमारा इलेक्शन 2020 इलेक्शन कमीशन, दूसरे पर इलेक्शन 2022, तीसरा चौथा जो है वो मैनेज जिसे कहते हैं वो ट्रेंड है, लेकिन 5वें पर चुनाव आयोग, 6ठे पर सीईसी सुशील चंद्रा, और उसके बाद आप नीचे चलते चले जाइए, फेज 1 ट्रेंड कर रहा है, विधानसभा चुनाव ट्रेंड कर रहा है उत्तराखंड। ये तमाम चीजें बताती है कि हिंदुस्तान एकदम तैयार है इन 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर, और हम भी हेडलाइंस के साथ चुनाव की हर खबर पहुंचाने के लिए तैयार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।